संगोष्ठी में शामिल रहने के लिए हमारे इस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय अखिलेश मिश्र सर, हमारे मुख्य वक्ता आनंद विजय जी, सूर्यनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय डिम्पल विजय जी, हमारे कार्यक्रम की संचालक मैडम और समूह उपस्थित हिंदी विभाग के साथ ही अन्य विषयों के सभी हमारे मित्र। आज का विषय जिस रूप में यहाँ रखा गया और हमारे मुख्य वक्ताओं ने उस पर अपनी बातें रखी, मैं भी जब इस विषय पर पूनम जी ने मुझसे कहा कि हम जब शुदा साहित्य पर बात करेंगे, सौभाग्य से मुझे एक प्रोजेक्ट करने का अवसर मिला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 1947 तक के हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना, ये 1857 से 1947 पर केंद्रित अध्ययन था। उस दौर में मैंने ये अनुभव किया कि इस तरह का जो अध्ययन है, जो कोई भी हम समय विशेष का लगभग 90 वर्ष के हिंदी साहित्य पर हम लोग काम कर रहे थे, तब उन दौरान मुझे बहुत सारे ऐसी पुस्तकों का जो हिंदी में थी या हिंदी की बोलियों में थी, जैसे अवधी में थी, ब्रज में थी या भोजपुरी में थी या कौरवी में थी, ऐसी बहुत सारी पुस्तकों का ज्ञान हुआ। और कौरवी क्षेत्र के चूंकि हम निवासी हैं, तो यहाँ पर अभी भी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हमको बाद में मिली जो लिखी तो गई लेकिन वो कभी लेखन के बाद प्रकाशित नहीं हुई। अगर वो शायद छप गई होती, लेखक के घर से बाहर आ गई होती, तो वो भी जब्त-शुदा हो गई होती। तो आज़ादी के आंदोलन पर इतने लंबे समय में अभी आदरणीय सूर्यनाथ जी ने एक सूची प्रस्तुत की थी, वो एक बड़ा अध्ययन हुआ 1947 से इस अध्ययन को लेके। मैं कहूँगा भी अपने मित्रों से भी ई पाठशाला एक हमारा जो मंच है, वहाँ जाएंगे तो प्रतिबंधित हिंदी साहित्य के इतिहास के हिस्से में अध्ययन आया है और एक लंबी सूची है उसमें बहुत सारा अध्ययन आया। और जब हमारे यहाँ आपातकाल लागू हुआ है 1975 और 1977 के बीच में, ऐसे बहुत सारे अध्ययन आए। भारतीयों ने बहुत सारे अध्ययन किए, विदेशियों ने बहुत सारे अध्ययन किए। तो उन अध्ययन के दौरान जब्त-शुदा साहित्य पर काफ़ी काम हुआ और हमारा जो पिछला लगभग 10 वर्ष है और इन 10 वर्षों में भी इस तरह के साहित्य पर काफ़ी काम आ रहा है। और मुझे लगता है भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी एक जिस पुस्तक का जिक्र मैं करना चाहता हूँ, ई पाठशाला ने जिसको रिफर किया, जो 1976 में आई थी, एन जेराल्ड बैरियर की। इस पुस्तक में उन्होंने जो सूची एक प्रकाशित की और जिसको लेकर के काफ़ी लंबा चौड़ा एक तरह से संख्या है उसकी, अकेले हिंदी और उर्दू और हिंदुस्तानी की किताबों की संख्या बात करेंगे तो 2000 से ऊपर है। अन्य भारतीय भाषाओं की भी स्थिति है। बोलियों को जोड़ दें तो और भी, क्योंकि बोलियों का साहित्य बहुत प्रकाशित नहीं हुआ उस समय तक, इसलिए जब्त-शुदा साहित्य की हिंदी की बोलियों तक जाएंगे तो बहुत लंबी संख्या बनेगी, बड़ी संख्या बनेगी उसकी। क्योंकि साहित्यकारों की रचनाओं की अनेक नामों की चर्चा यहाँ पर हो गई, मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा। लेकिन जो हमारे अतिथि वक्ताओं ने बहुत महत्वपूर्ण विषय रखे आज के, आदरणीय आनंद विजय जी ने और सूर्यनाथ सिंह जी ने और फिर सिंह साहब ने, तो हमारे लिए ये निश्चित तौर पर मंथन का विषय है कि बहुत सारा साहित्य आज भी हमारे पास नहीं है, जो अप्रकाशित है या जो प्रकाशित है और जब्त हो गया, उस पर अध्ययन की जरूरत है। अनेक लेखकों की चर्चा हुई और भारत के बाहर के जितने आंदोलन हुए, गदर पार्टी का जिक्र हुआ था, वहाँ विदेशों में जो लिखा गया, तो ये जो प्रतिबंध है वो सत्ताएं वास्तव में चाहती हैं कि वो लिखा जाए जो उनको ठीक लगता है, वैसा लिखा जाए जिससे उनकी सत्ता बनी रहे। और सूर्यनाथ सिंह जी ने जो जिक्र किया कि अगर आप सत्ता विरोधी कभी भी होते हैं तो आपके विचार को हमेशा आक्रामक के तौर पर ही लिखा जाएगा, वो भारत में भी, भारत के बाहर। सौभाग्य से मुझे चीन में काम करने का अवसर मिला, तो मेरा एक साक्षात्कार लेने वहाँ के एक पत्रकार आए सिनेमा के, और उन्होंने मुझे शाम को बताया कि ये लेख आपका हम लगभग जो बातचीत का है 3 या 4 दिन बाद छाप पाएंगे। भारत में वो स्थिति नहीं है, ये हम महसूस कर सकते हैं कि एक पत्रकार अगर रिपोर्टिंग करके जाएगा तो हो सकता है वो शाम को या अगले कुछ समय में वो अपनी लेकिन वहाँ सरकार अभी भी ये देखती है कि कहीं कोई विदेशी व्यक्ति या कोई ऐसी संस्था कोई कोई चीन विरोधी बातचीत तो नहीं कर रही है। उनको एक स्क्रीन से गुजरना पड़ता है पूरा दिन।
तो ये जो दौर है आपातकाल से लेके और उसके बाद से अब तक का, या उस स्वतंत्रता के बाद से जो यूपी सिंह साहब कह रहे थे, इस पूरे में जब जब सत्ताओं को किसी राज्य की सत्ता को, किसी भी केंद्र की सत्ता को ये लगेगा कि वो उस तरह से नहीं व्यवहार कर रहा है, लेखक, चित्रकार, कलाकार, नाटककार, फिल्मकार, अब तो सोशल मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो नियंत्रण सोचे जाएंगे और नियंत्रण लगाए जाएंगे। ये होता है, अंग्रेजों ने जो किया उसको हम आज आलोचना कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें ये भी मंथन करना जरूरी है कि हमारे समय में, हमारे समाज में, हमारी जो व्यवस्था है उसमें हमें भी अभिव्यक्ति की आज़ादी की वो जो मुखरता है वो होनी चाहिए। हाँ, वो कितनी हो इस पर अभी काफ़ी चर्चा चल रही है। जो प्लेटफॉर्म्स नए आए हैं उनमें अश्लीलता अगर परोसी जा रही है तो उसका नियंत्रण कैसे हो, या अगर जब्दुशुदा साहित्य भी जो उस समय कहा गया था, क्या वो सबका सब उस कंटेस्ट में ना हो, अपने समय से अलग हो जाए। जैसे कबीर को अगर हम पढ़ते हैं आज भी, क्योंकि इधर हम लोग एक कबीर पर सेमिनार कर रहे हैं, तो इधर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो कबीर अपने समय में लिख रहे थे, क्या वो हर समय लिख सकते थे ऐसा? क्या हर समय की सत्ता अपने आलोचना को उतने ही एक तरह से स्वीकार्य भाव से ले लेगी? तो नहीं। इसलिए जो एक लंबा 600, 700, 800 साल की गुलामी का जो समय है भारत का, अलग अलग राज्य सत्ताओं का जो गुलामी का समय है, उसमें और भी साहित्य निकलेगा। लेकिन जो परियोजना मैंने की, अब हम भी उस पर एक पुस्तक ला रहे हैं, तो हम भी एक सूची तैयार कर रहे थे कि भारतीय भाषाओं में, हिंदी में, क्षेत्रीय बोलियों में जो जब्त हुआ वो प्रकाशित कब होगा। अगर जो हो गया था तो वो चूंकि नष्ट भी कर दिया गया, या वो भारत से ले जाकर बाहर अंग्रेजों ने उसको शिफ्ट कर लिया एक तरीके से, और जो नहीं छप पाया या जो भय के मारे नहीं लिख पाए, या जो लिख गया होगा उसको प्रकाशित नहीं कर पाया, उसकी तो संख्या अनगिनत है। इसलिए जो सामयिक गोष्ठी है हमारी ये आज की, क्योंकि हम 75 वर्ष बाद अपने देश को अगर ये अनुभव करते हैं कि अब हम प्रौढ़ हो चुके हैं, हम जो सांस्कृतिक तौर पर भारत के बाहर उतना बड़ा हो रहा है जितना भारत में है, और आज़ादी के हिस्से में हम एक वयस्क क्या कहेंगे, प्रौढ़ लोकतंत्र हैं, तो हमारे यहाँ आज़ादी अभिव्यक्ति की जरूर रहनी चाहिए। मैं चीन में था, फिर मैं एक संदर्भ दूंगा। एक प्रोफेसर चीन की मुझे मिली, वो अमेरिका रह के आई थी। उन्होंने मुझे कहा, भारतीय लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैंने कहा क्यों? बोले आपके यहाँ आप बोल सकते हैं। तो ये बोल सकने की आज़ादी चीन वाले ने, उस प्रोफेसर ने कहा जो अमेरिका रह आया था, उसको पता था अमेरिका की जीवन में अभिव्यक्ति की आज़ादी के संदर्भ क्या है। यदि भी आजकल हम वहाँ भी बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें सुन पाते हैं, तो मेरा मानना है कि हम जब मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन अतीत का करेंगे तो प्रासंगिकता वर्तमान की खोजेंगे, और वर्तमान में अगर वो प्रासंगिक है और हम उसको लागू कर पा रहे हैं तो हमें लगेगा कि हम जो मंथन कर रहे हैं उसे हम आज के जीवन में जी पाएंगे। तो ये जो भी मंथन है वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, सबके लिए उपयोगी होगा। हम लोग क्योंकि उच्च शिक्षा के लोग हैं और हमारा काम है रिसर्च, शोध के हिस्से में हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक साथी, हमारे शोधार्थी जब काम पर लगते हैं तो उनको जो जो नया मिलता है वो समाज तक आना चाहिए। अभी आनंद जी से ही चर्चा में कर रहा था कि बहुत अच्छा रिसर्च हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। हमारे सोशल साइंस के शिक्षकों, विद्यार्थियों से, साहित्य के विद्यार्थियों से बहुत अच्छे रिसर्च हुए, जो 57 से लेके 47 तक की यात्रा के हैं, वो प्रकाशित नहीं हुए। बहुत सारा पता ही नहीं चल पाया लोगों को, वो 3-4 लोगों को पता है, तो शोधार्थी को, एक उसके रिसर्च गाइड को, और 2-4 जो परीक्षक उससे जुड़े रहते हैं। तो वो आना चाहिए, चाहे संक्षेप में आए, संपादित करके आए, किसी और तरह से वो आए, तो पता चलेगा कि हमारे पास अनंत गाथाएं हैं, और वे सारी गाथाएं हमारे युवाओं तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वे अपनी जो आज़ादी के आंदोलन की वो चीज़ें जो नहीं पता चल पाई उनको जान पाए। तो मैं समझता हूँ बहुत ही, क्योंकि हम लोग 5 घंटा लेट शुरू हुए थे, उससे पहले अपनी गोष्ठी खत्म कर लेंगे इस सत्र की। तो मैं आदरणीय प्राचार्य जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें जोड़ा, और इस सत्र की चूँकि हमारी मुख्य जो 2 हस्तियाँ हैं वो पहले बोल चुकी है, उनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद थे। आदरणीय यूपी सिंह साहब ने बहुत अच्छी बातें की, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और इस सत्र में उपस्थित आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं ज़्यादातर लोगों को नाम से जानता हूँ, इसलिए कुछ नाम छूट न जाए तो सभी का नाम इसी रूप में मान लिया जाए। तो आप सबको धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।